नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 12th पोल साइंस के ही चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कितने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार के खतरे से आजादी का मतलब क्या है? सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या है, इसकी क्या जरूरत है और इसमें हमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। आप देख लो, ये हर साल का रिजल्ट है, मैं आपको हर वीडियो में बताता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन यही है। तो उत्तर क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी, यानी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के खतरे से आजादी होना ही क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। तो इसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। हम ये देखते हैं कि भारत में या विश्व में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के खतरे से अगर आजादी मिल रही है तो इसका मतलब वो सुरक्षित है। तो सुरक्षा के कुछ बुनियादी तत्व है, उन तत्वों की क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला है संरक्षण। किसी भी प्रकार के खतरे से संरक्षण मिलना चाहिए। संरक्षण मतलब क्या है? सुरक्षा। नंबर 2, सुरक्षित वातावरण, यानी हर उस क्षेत्र को हम सुरक्षित कह सकते हैं जहां पर हर व्यक्ति महफूज है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो वहां पर भी उसे क्या होगी, उसे सुरक्षा मिलेगी। नंबर 3, जोखिम प्रबंधन। उस देश को, उस सरकार को अपने लोगों के लिए हर प्रकार के जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नंबर 4, सुरक्षा उपाय। उनके लिए ऐसे ऐसे उपाय सुझाए जाए जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इसीलिए किसी प्रकार के खतरे से आजादी को ही क्या कहा जाता है? सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट था। चलते हैं दूसरे की तरफ। पारंपरिक सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? ऑब्वियस सी बात है, पारंपरिक सुरक्षा क्या है? पहले आप शब्द का मतलब समझ लो, क्वेश्चन का मतलब समझ लो। जिस दिन तुम्हें क्वेश्चन का मतलब समझ में आने लग गया, तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा। ठीक है, अब देखो, हम इसे, पारंपरिक का मतलब क्या होता है? परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है। तो पहले के टाइम पर लोगों को किस प्रकार की दिक्कत थी, किस प्रकार के खतरे थे, उसके बारे में पढ़ना है। साफ शब्दों में बोलूं ना तो सुरक्षा के पहले वाले खतरे बताने, यानी आज के टाइम के खतरे नहीं है, पहले के जो खतरे थे लोगों के लिए, तो वो कौन कौन से थे? पारंपरिक सुरक्षा वह सुरक्षा होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को पुराने लंबे समय से चले आ रहे खतरों से क्या करना पड़ता है? निपटारा करना पड़ता है। तो इसके भी क्या है, कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, सैन्य सुरक्षा। पहले के टाइम पर लोगों को ना सैन्य सुरक्षा से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग हमेशा किसी न किसी पर क्या करते रहते थे? अटैक। तो उस चीज से हमें क्या करना था? बचना था। तो इसलिए हमें सबसे पहला पारंपरिक सुरक्षा में क्या बताओगे? सैन्य सुरक्षा, यानी दूसरे देशों की सेना से हमें क्या करना चाहिए? बचाव। नंबर 2, राजनीतिक सुरक्षा। अब पहले के टाइम में भी अगर देखा जाए तो वो क्या है, पहले के टाइम में भी लोग ये बोलते थे कि भाई बहुत ज्यादा कह सकते हैं, जो राजा ज्यादा पावरफुल होता था तो राजनीतिक रूप में उसकी शक्ति चलती थी, तो इसीलिए उनसे बचने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो अगर हमने उनसे अपना बचाव कर लिया तो हम राजनीतिक रूप से भी क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। नंबर 3, क्षेत्रीय सुरक्षा। भाई ये तो सबसे मेन चीज है, किसी भी एरिया के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा का होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। वही चीज इन्होंने बताने की क्या की, कोशिश की है। नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा। कोई भी फैसला होगा देश के लिए लिया जाएगा, देश में उसका सबसे बड़ा योगदान होगा, तो उसी को इन्होंने बेहतर करने की क्या की है? कोशिश की है। समझ आ गया? अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, यानी पारंपरिक सुरक्षा क्यों अपनाई जाती है। नंबर 1, युद्ध और संघर्षों से बचाव। सीधी सी बात है, हम पारंपरिक सुरक्षा क्यों अपना रहे हैं? ताकि हमारे से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई युद्ध ना हो और संघर्ष वगैरह ना हो। नंबर 2, राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। मतलब राज्यों की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। राज्यों की सुरक्षा का मतलब क्या है कि राज्य की किसी भी स्तर पर क्या करेंगे? हम सुरक्षा करेंगे और देश का बंटवारा होने से क्या करेंगे? रोकेंगे। नंबर 3, राजनीतिक और सैन्य खतरों से बचाव, यानी राजनीतिक रूप से और सैन्य खतरों से हमें, जो भी सैन्य खतरे हो रहे हैं उससे हमें क्या करना पड़ेगा? बचाव करना पड़ेगा। नंबर 4, राष्ट्र हित और मूल्य की रक्षा, यानी राष्ट्र के हित के लिए बात करनी है और राष्ट्र के फायदे के लिए बात करनी है। कोई भी मुद्दा हो उसमें राष्ट्र के लिए हमें क्या करना है? महत्व देना है। तो इसलिए पारंपरिक सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? जरूरी होती है। क्वेश्चन खत्म, तीसरे की तरफ चलते हैं। विश्व राजनीति में संतुलन क्या है? इसे कोई देश कैसे कायम कर सकता है? अब देखो, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 क्यों हुआ था? ये ज्यादा शक्तिशाली देश है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो ऐसे करके बहुत सारे शक्तिशाली देश हुए, कुछ कम हुए, कुछ मिडल में रह गए। तो इसीलिए शक्ति संतुलन का मतलब क्या है? संपूर्ण विश्व में सभी देशों के बीच में एक बराबर की शक्ति होना ही शक्ति संतुलन कहलाता है। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है।
तो उत्तर भी क्या बताओगे आप? शक्ति संतुलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सभी देशों के बीच में एक प्रकार का संतुलन होता है, यानी सभी देशों के बीच में या तो एक बराबर हथियार होते हैं या सभी की शक्ति एक बराबर होती है, ना तो कोई ज्यादा पावरफुल होता है और ना ही कोई कम पावरफुल होता है। तो इसीलिए सभी के बीच में एक बराबर शक्ति का होना ही क्या कहलाता है? शक्ति संतुलन कहलाता है। कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है? अगर विश्व में देखा जाए तो कोई भी देश इसे कायम कर सकता है, उसके कुछ तर्क है। नंबर 1, सैन्य बल की मजबूती। आप अपने सैन्य बल को मजबूत रखो, आपकी शक्ति बनी रहेगी, आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी शक्ति पूरे विश्व में दिखेगी, जैसे अमेरिका की कुछ हद तक दिखती है, रशिया की दिखती है, ठीक है। नंबर 2, आर्थिक शक्ति। आप अपने आप को आर्थिक मजबूत शक्ति बनाओ ताकि कोई भी व्यक्ति क्या ना कर सके, आपके ऊपर आर्थिक रूप से कब्जा ना कर सके। नंबर 3, राजनीतिक शक्ति। आप राजनीतिक रूप में इतने ज्यादा पावरफुल हो कि सामने वाला ना आपसे बातचीत करने से पहले या आपके ऊपर एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचे। तो इसलिए राजनीतिक रूप में भी आपको एक शक्ति बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाकर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर या कोई भी देश आपके ऊपर क्या नहीं करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। नंबर 4, कूटनीति। इसमें क्या होता है, आप ज्यादातर क्या करते हो? शक्तिशाली देशों से समझौते कर लेते हो और जो कमजोर होते हैं उनसे क्या कर लेते हो? उन्हें हरा देते हो। तो इसीलिए उस पूरे क्षेत्र पर भी आपका क्या रहता है? दबदबा रहता है। नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय कानून। संपूर्ण विश्व को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो भी उनका दबदबा पूर्ण रूप से क्या होता है? खत्म रहता है, क्योंकि यूएन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो ऐसे कानून बनाती है जिसमें सभी देशों को क्या करने पड़ते हैं? उन कानूनों का पालन करना पड़ता है। विकास और सहयोग। आपके देशों के बीच में शक्ति संतुलन इस तरीके से बना रहेगा कि आप अपने विकास में भी बढ़ावा कर रहे हो और एक दूसरे का क्या कर रहे हो? सहयोग भी कर रहे हो। तो उसको भी ये लोग क्या करते हैं? महत्व देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है? खत्म हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैनिक संगठन के बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, और ये बताइए कि आज के टाइम में कौन से ऐसे सैनिक संगठन है। तो देखो, सैन्य संगठन क्या होते हैं? सैन्य संगठन वह संगठन होते हैं जिसमें सभी देशों के बीच में ये लोग क्या करते हैं? आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा एक सैन्य संगठन है। तो सैन्य संगठन क्यों बनाए जाते हैं, पहले इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सैन्य संगठन वह संगठन होते हैं जिसमें विश्व के अधिकतर देश मिलकर आपस में क्या करते हैं? अपना दबदबा कायम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं? बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि कोई भी देश अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमारा पूरा ग्रुप उससे मिलकर क्या करेगा? इसका फैसला लेगा या फिर इससे लड़ाई करेगा। ठीक है, ये सैन्य संगठन है। क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सामूहिक सुरक्षा। किसी एक देश की सुरक्षा नहीं है, सामूहिक सुरक्षा है। सीधी सी बात, पूरे का पूरा जो देश है उसमें अगर मेरे पर आक्रमण हुआ तो मेरे साथी देश उसकी मदद करेंगे, अगर किसी और देश पे आक्रमण हुआ तो हम सब मिलकर उसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप सबने देखा होगा कि आपका ग्रुप होता है, अगर किसी एक आपके सहयोगी साथी पर क्या करता है? लोग हाथ उठाते हैं तो सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे सैन्य संगठन होते हैं, सामूहिक रूप में क्या करते हैं? एक दूसरे की सुरक्षा। नंबर 2, सैन्य सहयोग, यानी सीधी सी बात है, एक दूसरे को सेना देते हैं। अगर किसी देश में आक्रमण वगैरह हो जाता है तो हमारे देश की सेना आपके लिए है, तो इसीलिए सैन्य सहयोग करते हैं, इसीलिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। नंबर 3, खतरों का मुकाबला। खतरों का मुकाबला करना किसी एक देश का नहीं है, वो सबका है भाई, सबके लिए जरूरी है। तो इसीलिए खतरों का मुकाबला करना उनके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी, और सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं? खतरों का मुकाबला करते हैं। नंबर 4, शांति और स्थिरता बनाए रखना, यानी संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, इसीलिए क्या किया जाता है? सैन्य संगठन बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कुछ सैन्य संगठन है जो आज के टाइम में भी मौजूद है उसके बारे में। ठीक है, नंबर 1, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के कुछ देशों के साथ मिलकर इनका एक संगठन बना हुआ है जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। यानी जो अटलांटिक महासागर है उसके आसपास में इन सभी देशों ने मिलकर अपना क्या कर रखा है? एक संगठन बना रखा है, इसे सैन्य संगठन कहा जाता है। नंबर 2, सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक सैन्य संगठन है जो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया का बना हुआ है, जिसमें ये सारे के सारे देश मिलकर आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये आज वर्तमान के क्या है? 2 ऐसे सैन्य संगठन है जो अभी भी क्या है? मौजूद है। क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परंपरागत सुरक्षा तथा अपरंपरागत सुरक्षा का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा क्या है और अपरंपरागत सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा का पहले बुनियादी अर्थ आप बता दोगे। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के खतरे से आजादी होना ही क्या कहलाता है? सुरक्षा। तो पहले परंपरागत सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, फिर अपरंपरागत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं। परंपरागत सुरक्षा, यह वह सुरक्षा होती है जिसमें लंबे समय से चली आ रही है, अभी हमने पढ़ा था ना। तो इसमें क्या होता है? पारंपरिक सुरक्षा कह लो, परंपरागत सुरक्षा कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या होता है कि पुराने लंबे समय से हमारे सामने जो दिक्कतें चली आ रही है हमें उसके बारे में पढ़ना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1,
राज्यों के बीच में सैन्य संघर्ष होते रहते थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, यानी एक राज्य दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, तीसरा चौथे को मार रहा है, आपस में लड़ते रहते थे, संघर्ष होते रहते थे। नंबर 2, सभी राज्यों को एकजुट बनाए रखना ताकि कोई तीसरा राज्य इनके ऊपर क्या ना कर सके, आक्रमण ना कर सके। तो इनके भी छोटे छोटे क्या बन जाते थे, ग्रुप बन जाते थे, ये राज्य एक साथ मिलकर रहते थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति इनके ऊपर क्या ना कर सके, राज ना कर सके। नंबर 3, पारंपरिक सुरक्षा सैन्य हथियारों पर निर्भर करती थी। उस टाइम पर जिस राज्य के पास सबसे ज्यादा हथियार होते थे उसकी जीत होती थी, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता था, मेन था। ठीक है, अब बात करते हैं अपरंपरागत सुरक्षा की। यह वह सुरक्षा होती है जो आज के टाइम पे, यानी आज के टाइम पे किस किस देश को कौन कौन से खतरे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, राज्यों के अलावा आज के टाइम में भी अन्य प्रकार के खतरे हैं, जिसमें आतंकवाद हो गया, साइबर हमले हो गया, पर्यावरणीय सुरक्षा हो गई। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा आज के टाइम में क्या होती है, दिक्कत होती है, जिसमें महामारी भी क्या है, ऐड है। ठीक है, नंबर 2, मानव सुरक्षा और विकास केंद्रित है, मतलब कि सीधी सी बात है, मानव सुरक्षा पे ज्यादा आज के टाइम में क्या होता है, मानवों की सुरक्षा पे ज्यादा बल दिया जा रहा है और विकास पे ज्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। नंबर 3, गैर राज्य अभिनेताओं, मतलब कि सीधी सी बात है, आपने देखा होगा ना, गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओ के नाम से जाना जाता है, तो वो हो गए और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए। ये भी क्या करते हैं, आज के टाइम में कह सकते हैं लोगों के बीच में या देशों के बीच में सुरक्षा बनाने की कोशिश करते हैं। तो निष्कर्ष क्या बताओगे, यही बताओगे, परंपरागत सुरक्षा यानी पहले के टाइम के जो खतरे थे और अपरंपरागत सुरक्षा जो आज के टाइम के खतरे हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों के सामने आज के टाइम में ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो तीसरी दुनिया और कह सकते हैं विकसित जो देश है वो क्या है, पहले समझ लेते हैं। तो पहली दुनिया विकसित देश यानी जो डेवलप हो चुके हैं, दूसरी दुनिया विकासशील देश जो अपना विकास कर रहे हैं, तीसरी दुनिया जिन्होंने विकास किया ही नहीं है। तो दोनों के सामने कुछ कुछ खतरे, कुछ कुछ कॉमन होंगे लेकिन कुछ कुछ अलग होंगे। 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, दोनों पॉइंट्स में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। नंबर 1 जिसे कहते हैं आर्थिक अस्थिरता, यानी ये देश कभी भी आर्थिक रूप से आगे बढ़े ही नहीं है और इन्हें आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। नंबर 2, राजनीतिक अस्थिरता, भाई इन्होंने जब विकास ही नहीं किया है तो राजनीतिक रूप में भी ये पीछे हुए हैं। ठीक है, सामाजिक असमानता, यानी समाज सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए देश है, इन्हें आगे बढ़ने की सख्त क्या है, जरूरत है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, इनके पास मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान ही नहीं है, मतलब कि जो भी इनके सामने समस्या है उनका ये क्या नहीं कर पा रहे, समाधान आसानी से नहीं कर पा रहे। नंबर 5, शिक्षा की कमी, इन देशों में कह सकते हैं शिक्षा की कमी है, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तभी तो चीजों को कर नहीं पा रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इनके सामने क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी है, तो ये भी इनके लिए क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। भ्रष्टाचार, देशों में अगर देखा जाए तो करप्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर सरकार हर व्यक्ति करप्शन में डूबा पड़ा है, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसके बाद है आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब क्या है, अब आप सबको पता होगा, आतंकवाद वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अन्य देश में जाकर लोगों के बीच में आतंक फैलाने की क्या करता है, कोशिश। तो ये तीसरी दुनिया के सामने क्या थे, खतरे थे। 6 नंबर का आएगा, कोई भी 7-8 पॉइंट लिख देना। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा किसके लिए होने वाला है, विकसित देश, यानी विकसित देशों के सामने जो खतरे हैं उसमें क्या है। नंबर 1, आर्थिक मंदी। ये देश जो ना आर्थिक रूप से बढ़ तो चुके हैं लेकिन ना कई बार क्या होता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, यानी कि पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, इसलिए दिक्कत आती है। नंबर 2, बेरोजगारी। देश तो विकसित हो चुका है लेकिन लोगों को फिर भी बेरोजगारी का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ता है। सामाजिक अलगाव, यानी इन देशों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या खतरे होते हैं, ये समाज में हमेशा कट के रहने लगते हैं, हमेशा इनको क्या होती है, दिक्कतें होती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, यानी इन देशों को हमेशा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती है और मानसिक रूप से ये कोई भी चीज को क्या नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि कई बार इनके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिनका सॉल्यूशन इनके पास भी नहीं होता। पर्यावरण प्रदूषण, इन्होंने अपने देश को विकसित तो कर लिया लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो क्या है, पर्यावरण को लेकर है, क्योंकि पर्यावरण इनके देशों में पूरी तरीके से क्या हो चुका है, सर्वनाश हो चुका है। इन्होंने संसाधनों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। साइबर हमले, अब देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है, ये नया है, जिसमें क्या होता है, ये लोग ना इंटरनेट के माध्यम से हमले वगैरह करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये लोग साइबर अटैक करते हैं, वहां के देश की करेंसी को गिराने की कोशिश करते हैं, या फिर कह सकते हैं लोगों को ब्लैकमेल वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये साइबर अटैक्स में आ जाता है। आतंकवाद, अब आतंकवाद तो ऊपर में भी था, हमने देखा था। आतंकवाद वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्तियों को या फिर कोई भी व्यक्ति किसी देश में जाकर आतंक का माहौल फैला रहा है, उसी को आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, लास्ट है जैविक हमले। इन देशों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है जैविक हमले, जिसे परमाणु हथियार कहा जाता है। परमाणु हथियार का ये लोग अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो निष्कर्ष आप ये बताओगे कि तीसरी दुनिया के देश के सामने और कह सकते हैं विकसित दुनिया के देश के सामने बहुत ज्यादा खतरों में क्या है, अंतर है। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लेना, आपकी इच्छा है, आप दोनों को मिक्स करके कर लो या अलग अलग करके कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निशस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण क्या है, ठीक है, पहले इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। निशस्त्रीकरण, शस्त्रों का निर्माण ना करना,
सिंपल सा है, ठीक है। यानी संपूर्ण विश्व में निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई थी ताकि कोई भी देश क्या ना करे, अधिक से अधिक मात्रा में शस्त्र ना बनाए। इसी को निशस्त्रीकरण कहा जाता है। दूसरा है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें शस्त्र बनाए तो लिए गए लेकिन इनको नष्ट कर दो, इनको निरस्त कर दो, तो ये क्या है, निरस्त्रीकरण है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं इनके कुछ पॉइंट्स। निशस्त्रीकरण के प्रकार, सीधी सी बात है, पूर्ण निशस्त्रीकरण मतलब सभी के शस्त्रों को क्या कर दो, सभी देशों को बोल दो कि आप में से कोई भी क्या नहीं करेगा, शस्त्र नहीं बनाएगा, ठीक है। और इसी के साथ निरस्त्रीकरण में क्या बता दोगे कि पूर्ण रूप से सभी देशों को बोल दो अपने शस्त्र क्या कर दो, निरस्त कर दो, खत्म कर दो, ताकि सब क्या हो जाए, एक बराबर। आंशिक निशस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण, ठीक है, इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया जाता है कि आंशिक रूप से मतलब थोड़े से शस्त्रों को क्या कर दो, खत्म कर दो, या फिर थोड़े से शस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दो, सिर्फ ज्यादा नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे, ठीक है। और निरस्त्रीकरण में क्या बताओगे कि थोड़े से क्या कर दो, आप थोड़े से या तो खत्म कर दो या फिर कह सकते थोड़े से ही रखो, ठीक है। नंबर 3, एक पक्षीय निशस्त्रीकरण। इसके अंतर्गत साफ तौर पर किसी एक देश को बोला जाता है कि आप अपने शस्त्र को पूरी तरीके से क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो इसीलिए ये एक पक्षीय क्या होता है, निशस्त्रीकरण होता है, जिसमें एक देश को उसके शस्त्रों को कह सकते हैं खत्म करने की क्या की जाती है, कोशिश। बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण, इसके अंतर्गत बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है कि जितने भी बहुपक्ष हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में बोला जाता है कि आप सभी क्या कर दो, अपने शस्त्रों को खत्म कर दो, ठीक है। ये निशस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण थे। इसके क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बात करें। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आप इसे एक्सप्लेन कर लेना। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना मतलब सभी देशों के बीच में शांति बनी रहती है और सभी देशों के बीच में स्थिरता बनी रहती है, लड़ाई होने की संभावना क्या हो जाती है, कम। नंबर 2, सैन्य तनाव को कम करना, यानी इनके बीच में सेना को लेकर जो तनाव होता है उसको पूर्ण रूप से ये लोग क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, आर्थिक संसाधनों की बचत। इसके अंतर्गत साफ तौर पे ये लोग क्या करते हैं कि देखो अगर लड़ाई वगैरह नहीं होगी, शस्त्रों का निर्माण नहीं होगा, तो पैसे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया कि विश्वास को बढ़ावा दो और सहयोग को बढ़ावा दो, ताकि हर व्यक्ति को चीजों को बेहतर करने का क्या मिले, मौका मिले। क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के माध्यम से देशों को अगर देखा जाए तो खतरों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे कौन कौन से खतरे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पर्यावरण के बारे में अगर देखा जाए तो 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, जब लोगों को नए नए खतरों के बारे में पता चलने लगा पर्यावरण से संबंधित। तो इसीलिए हमें इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है, और इसमें हमें ये देखना है कि हमारे सामने कौन कौन से ऐसे पर्यावरण से संबंधित क्या है, खतरे हैं। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन। अगर देखा जाए तो पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही, जिसमें हमारा कह सकते हैं बाढ़ वगैरह आ रही, सूखा ज्यादा हो जाता है, तूफान ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा देशों को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। नंबर 2, प्रदूषण, ठीक है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो हर देश अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल करता जा रहा है और उसे चीजों को क्या करता जा रहा है, बेहतर करता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, फैक्ट्रियों में सामान बनता है, देश डेवलप हो रहा है, लेकिन प्रदूषण तो फैल रहा है ना, पॉल्यूशन फैलता जा रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। नंबर 3, वैश्विक ताप वृद्धि। लोग क्या कर रहे हैं, विकास के तौर पर आगे बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जंगल काटते जा रहे हैं। जैसे जैसे मात्रा में जंगल कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो पृथ्वी का तापमान है वो क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो इस वजह से देशों को बहुत ज्यादा क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग, उच्च ताप वृद्धि या वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जंगलों की कटाई, लगातार अगर देखा जाए तो जंगलों की कटाई होती जा रही है, जिससे हमारे जो जंगल से मिलने वाले रिसोर्सेज से ऑक्सीजन वगैरह थी वो भी हमें क्या हो रही है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा क्या बनी हुई, दिक्कत बनी हुई है। ओजोन लेयर में छेद, सन 1980 के दशक में जब दुनिया को ये पता चला कि हमारी जो ओजोन लेयर, जो एक कह सकते हैं ऐसी लेयर है जो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें भी छेद हो रहा है। इस वजह से हमें स्किन रिलेटेड क्या हो रही है, समस्याएं हो रही है। ये भी बहुत बड़ी हमारे सामने क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। पिघलते हुए ग्लेशियर्स, अगर देखा जाए तो देखो तापमान जैसे जैसे मात्रा में बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो अंटार्कटिका ग्लेशियर्स है या जो हिमालय ग्लेशियर्स है, ये जितने भी हमारे ग्लेशियर है, ये धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। ये भी हमारे सामने क्या बनी हुई है, एक समस्या बनी हुई है। तो आप निष्कर्ष क्या बताओगे, यही वो तर्क है जिनके माध्यम से हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि हर देश को इन दिक्कतों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद क्या होता है, परिभाषित कीजिए। सीधी सी बात है, आतंकवाद क्या है। आतंकवाद वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में जाके लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा करता है, उसी को आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद क्यों फैलाया जाता है, इसके फैलाने के क्या कारण है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, हिंसक गतिविधियां। इसके अंतर्गत आप क्या करते हो, हमेशा हिंसा फैलाते हो, मतलब लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा कर रहे हो। नंबर 2, डर और भय पैदा करना, यानी उन लोगों के बीच में इतना ज्यादा डर पैदा कर देते हैं, लोग भय पैदा कर देते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी काम को करने से हमेशा क्या होते हैं, डरते रहते हैं, ठीक है।
नंबर 3, नागरिकों को या गैर लड़ाकू लोगों को निशाना बनाना। ये जो आतंकवादी होते हैं ये हमेशा उन लोगों को मारते हैं जो बिल्कुल भी लड़ने वाले नहीं होते और जो आम जिंदगी जी रहे होते हैं उनको ये क्या करते हैं, मार देते हैं। नंबर 4, राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से प्रेरित। कई बार लोग क्या करते हैं, राजनीतिक रूप में अपने नेताओं को वापस लाने के लिए या फिर धार्मिक धर्म के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, दंगे फसाद करने लगते हैं, तो इससे भी आतंकवादी गतिविधियां क्या होती है, बढ़ती है। अब बात करते हैं आतंकवाद के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब जो आतंकवादी होते हैं वो किस उद्देश्य से ये क्या करते हैं, राजनीतिक परिवर्तन लाना। क्या कई बार ऐसा होता है सत्ता पलटने के लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। नंबर 2, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना, मतलब कि कई बार ये लोग क्या करते हैं, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, इनको धर्म से संबंधित अपना कोई काम करवाना होता है तो भी ये करते हैं। नंबर 3, सरकार या संस्थाओं को कमजोर करना। कई बार ये लोग क्या करते हैं, सरकार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं या संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लोगों में डर का माहौल पैदा करना, यानी लोगों के बीच में डर फैलाना, ये इनका कार्य होता है, ठीक है। ये आतंकवादी प्रक्रिया थी। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवाधिकार क्या है, इसके प्रकार बताइए। मानवाधिकार मानवों के अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से वे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके इसके पॉइंट समझाता हूं। नंबर 1, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। सीधी सी बात है, मानवाधिकारों में नागरिकों के राजनीतिक अधिकार आते हैं। सो वोट डालने का अधिकार या फिर कह सकते हैं चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये उनके पास होता है। नंबर 2, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। आर्थिक रूप में पैसा कमाने का अधिकार, सामाजिक रूप में किसी के साथ भेदभाव ना हो समाज में, तो ये उनके पास अधिकार होता है। नंबर 3, सांस्कृतिक अधिकार। आप अपनी संस्कृति को बचाकर रखो, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, आपके पास अधिकार है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। महिलाओं के अधिकार। अब देखो महिलाओं के भी कई सारे हमने अधिकार दिए, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी है, उन्हें हर चीज में आगे बढ़ाने का हमने क्या किया है, प्रयत्न किया है। बच्चों के अधिकार, जैसे सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये उनको अधिकार दिया गया ताकि उनको भी आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। अल्पसंख्यकों के अधिकार, जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक थे उनको भी हमने आगे बढ़ाने की क्या की है, कोशिश की है, तो ये भी उनके क्या है, अधिकार है। ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। विदेश नीति वह नीति होती है जिसमें एक देश दूसरे देशों के साथ अपने कैसे संबंध रखता है, इसी को विदेश नीति कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। देश की सुरक्षा। भारत की विदेश नीति का सबसे पहला तत्व यह है देश की सुरक्षा। किसी भी मायने पर इन्हें क्या करनी पड़ेगी, अपने देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी। नंबर 2, राष्ट्रीय हितों की रक्षा, यानी देश के जितने भी हित हैं उनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। नंबर 3, शांति और स्थिरता बनाए रखना, यानी जितने भी देश हैं उनके बीच में शांति बनाए रखते हैं और स्थिरता बनाए रखते हैं। नंबर 4, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना, यानी आतंकवाद से निपटना और उग्रवाद से निपटना, यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनको आतंकवादी गतिविधियों से हमेशा बचने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। साइबर सुरक्षा, यानी सीधी सी बात है, इसमें हमेशा क्या करते हैं हम हमेशा साइबर सुरक्षा से मतलब बचाव की कोशिश करते हैं और ऐसी गतिविधियों पर हमेशा क्या करते हैं, नजर रखते हैं। आर्थिक सुरक्षा, दूसरे देशों से हम आर्थिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, मतलब हम अपने पर्यावरण को पूर्ण रूप से बचाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या बताओगे, ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम अपने देश को बचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और दूसरे देशों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में चैप्टर करवाया है ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन के माध्यम से आप क्या कर सको, चीजों को बेहतर कर सको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी प्रकार हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटिकल साइंस की हो गई, फिजिकल एजुकेशन की हो गई, और भी कई सारे सब्जेक्ट की मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इन सब की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल ही रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी इसी से अगले चैप्टर की होने वाली है। थैंक यू।